तो हम पढ़ रहे हैं वैद्युत की इलेक्ट्रिसिटी। ये जो रहता है, जिस तरह से मेरे पास ये एक तार है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस पर मैंने एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। तो 20 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी इस पर विभव। तो ये जो है, ये एक तार पे एक सिरे पे देगा 10 वोल्ट विभव और एक तार पे -10 वोल्ट विभव। इन दोनों का अंतर ही जो बैटरी की पावर होता है पूरा। तो इन दोनों का अंतर करूँगा तो 10 -10 20 हो जाएगा, यानी 20 पूरी बैटरी की पावर। तो ये हो गया प्लस कारण, ये उच्च विभव हो गया और ये हो गया निम्न विभव हो गया। जो इलेक्ट्रॉन है उन पर माइनस आवेश होता है, तो ये उच्च विभव की तरफ दौड़ेंगे। तो इनकी दौड़ इस साइड होगी, लेकिन धारा का प्रवाह इसके अपोजिट जस्ट इस साइड होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं उच्च विभव की तरफ, जबकि धारा जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ भागेगी। और जो धारा तभी प्रभावित हो सकती है जब किसी जिस पदार्थ से हम धारा प्रभावित करा रहे हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, यानी कि वो एक चालक हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो। जो उस पर उच्च विभव एक, और वो भी तभी होगा जब उसके एक कोने पे उच्च विभव हो और एक कोने पे निम्न विभव हो। तब जो इलेक्ट्रॉन है जिन पे माइनस आवेश है वो उच्च विभव की तरफ भागेंगे और तरफ दौड़ेंगे, और जो धारा की दिशा है वो उसके जस्ट अपोजिट होगी। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन थे जिन पे माइनस था। जो ये आई जो है यहाँ पे वो धारा की दिशा बता रही है। तो धारा यहाँ उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहा है। बैटरी की पावर एक जितनी रहती है उससे आधी आधी बढ़ जाती है दोनों विभव पे, एक पे प्लस पे एक पे माइनस में। तो इन दोनों का जो अंतर आता है वो प्लस बैटरी की पावर आ जाती है 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट है तो 10 वोल्ट यहाँ पे प्लस में बढ़ गया, माइनस का 10 वोल्ट इसमें बढ़ गया। जो कि ऋणात्मक आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करते हैं, जबकि धनात्मक आवेश जिन पर प्लस आवेश होता है जो कि अपने प्रोटॉन है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करते हैं। और यही धारा जो होती है वो हमारी धारा की दिशा होती है। तो ये देखिए ये प्रोटॉन है, ये इस तरफ गति कर रहे हैं तो धारा की दिशा भी इस साइड होगी, और ये इलेक्ट्रॉन है जो इस साइड गति कर रहे हैं लेकिन इसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा होगी। अब वैद्युत धारा देख लेते हैं। वैद्युत धारा वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत आवेश की एक निश्चित दिशा में जो आवेश जो है, इस तार में जो आवेश बह रहा है, ये तार एक निश्चित दिशा में आवेश जो है बह रहा है, ये यहाँ से यहाँ बह रही है, जो इलेक्ट्रॉन इस साइड बह रहे हैं, प्रोटॉन इस साइड बह रहे हैं, तो इनका एक निश्चित दिशा में बहना वही एक विद्युत धारा है। प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, और 1 एम्पियर जो है वो होता है 1 कूलाम बटे सेकंड, क्योंकि विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब इसका कोई दिशा नहीं होती अदिश राशि होने के कारण। तो ये जो है विद्युत धारा को अगर मैं आई से इंट्रोड्यूस करूँ तो ये होगी Q बटे टी, यानी Q आवेश टी समय में Q आवेश दौड़े, टी समय में Q आवेश दौड़े हैं, तो टी समय में Q आवेश चलने पर एक विद्युत धारा बनी है। तो ये Q जो आवेश जो है, आवेश का मात्रा हो गया कूलाम और समय का टी, तो इन दोनों का हो गया कूलाम पर सेकंड, और जिसे हम एम्पियर बोल देते हैं। तो ये हो गई विद्युत धारा। किसी तार में 5 मिनट में 500 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा कितनी चल रही है। तो ये देखिए, ये हमें दिया है कूलाम, यानी 5 में इतने ये आवेश है, और ये दिया है समय को हम सेकंड में चेंज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे भाग। तो ये हो गया 5/3 एम्पियर जो है वो धारा चल रही है। तार में विद्युत धारा के प्रभावित होने के लिए तार के सिरों पर विभव के अंतर का होना जरूरी है। ये हमने अभी देखा था, अगर अंतर अलग अलग नहीं होगा, एक पे प्लस होगा विभव और एक पे माइनस होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो कहीं भी इधर उधर भागते रहेंगे, एक दिशा में नहीं भागेंगे। और जब एक दिशा में नहीं भागते हैं ये तो वो विद्युत धारा नहीं कह सकते। जब आवेशों का किसी एक निश्चित दिशा में भागना वही है प्रवाहित होना, वही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। तो ये हो गया आवेश। तो आवेश जो है, आवेश को हम निकाल सकते हैं। आवेश जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उनकी संख्या का गुणनफल ही होता है आवेश। तो ये जो ई है वो हो गया अपना एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश कितना है वो हो गया, और एन हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी है उसमें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कितना आवेश है वो, और उस पर कितनी संख्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की, तो उससे गुणा कर देंगे टोटल पता चल जाएगा कितने
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश जो टोटल आवेश आ जाएगा, तो ये इससे हम आवेश निकाल लेंगे। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, देखिए 1 कूलाम आवेश, तो आवेश 1 कूलाम यानी इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो है वो इतनी होगी 6.25 × 10⁻18 1 कूलम है। तार का प्रतिरोध, तो ये भी हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं 1 कूलम। ये 1 कूलम तब हो सकता है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश है वो इतना होता है, और इसमें यानी एक ही वो हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वो 1 कूलम हो गया। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 हो गई। देखते हैं तार में प्रतिरोध, जिस तरह हम जब किसी सड़क पर जाते हैं तो उसमें गड्ढे मड्ढे मिलते हैं, गाय भैंसे मिलती हैं, तो उसमें एक प्रतिरोध होता है, हमें जो गति रहती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। इसी तरह जब तार में जब धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होने पर भी उसमें क्या होता है कि उसमें प्रतिरोध आ जाता है। जो धारा जो प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं, परमाणु से छूटे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो दौड़ते हैं उनसे ही धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब वो दौड़ते हैं तो उनके बीच में जिन परमाणुओं से वो मुक्त होते हैं वही परमाणु उनमें बीच में आते हैं, टकराते हैं, उनके बीच में रास्ते में आते हैं, तो वो उनके प्रतिरोध बन जाते हैं। तो ये रहती है तार का प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए R जो है वो प्रतिरोध है, और तार का प्रतिरोध बराबर होता है ρ × तार की लंबाई बटे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो रो को हम ये है रो, तो रो को हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध इंटू तार की लंबाई बटे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तार की मोटाई जिसे हम कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, तार का प्रतिरोध निकालने के लिए। और तार के प्रतिरोध को हम नापेंगे ओम में, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध है उसे ओम मीटर में नापेंगे, ओम मीटर में। अब देखिए तार का, अब ये जो है लंबाई जो है इसके सीधे मतलब इस तरह है लंबाई, और जबकि इसका एरिया है वो इस तरह है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये घटेगा प्रतिरोध। तो तार का प्रतिरोध व लंबाई समानुपाती है, तो लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, छोटी लंबाई के। और तार का प्रतिरोध व मोटाई व्युत्क्रमानुपाती है, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये हमने देखा अभी। यदि तार लंबा व ज़्यादा पतला है तो उसका प्रतिरोध सर्वाधिक होगा। अब तार एक तो लंबा है तो उसके कारण उसका प्रतिरोध बढ़ गया, और ज़्यादा पतला है, पतला होने के कारण उसका प्रतिरोध बढ़ गया, तो वो सर्वाधिक प्रतिरोध वाला होगा। यदि तार छोटा है यानी उसका लंबाई छोटी है तो प्रतिरोध कम हो गया, और ज़्यादा मोटा होने के कारण भी उसका प्रतिरोध कम हो गया, तो उसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। अब देखते हैं प्रतिरोधकता, जिसे हमने रो बोल रहे थे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई, ये जो है ये तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इस पर निर्भर नहीं करती। इसका कोई मान हो तार की लंबाई या तार के अनुप्रस्थ काट इस पर ये निर्भर नहीं करती। ये निर्भर करती है सिर्फ उस मटेरियल पे, वो तार जब वो किस मटेरियल का बना हुआ है या फिर उस पर टेम्परेचर क्या लग रहा है उस पर निर्भर करती है। तो हमारा जो प्रतिरोध था वो निर्भर करता था लंबाई पे, निर्भर करता था अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मटेरियल पे भी निर्भर करता है। जबकि हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है या जो रो है प्रतिरोधकता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, मटेरियल पर निर्भर करती है और टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अब ये तार है अपने पास, ये इसका ये दिया है, इसमें प्रतिरोध R, ये है इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, R है इसकी त्रिज्या और L है इसकी लंबाई। तो इससे देखिए इसमें मैं कह सकता हूँ ये जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ πr², इस पूरे को यहाँ पे इस क्षेत्रफल निकाल दूँ तो ये जो है वो इस तरह बन जाएगा। ये कि इस तरह मतलब जो प्रतिरोध है वो बराबर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध इंटू हो जाएगा तार की लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक उसी तरह हमने इसको ओपन कर दिया बस। किसी तार को पिघलाकर उससे 2 गुनी लंबाई का तार बनाया जाता है। यदि तार का प्रतिरोध R है तो बताएं नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला निकाला था यहाँ पे, तो इसमें से हाँ ये पहले की कंडीशन है और अब ये हमें दूसरी कंडीशन बनानी है।
दूसरी कंडीशन में देखिए आयतन तो सेम ही रहेगा। तो जितने जैसे आयतन इतना था उसमें से हमने लंबाई बढ़ा दी, लंबाई बढ़ाने के कारण जो इसका जो त्रिज्या है वो कम हो जाएगी त्रिज्या। तो इसमें ये डबल इंटू हो जाएगा, बटे में 2 आती त्रिज्या तो ये ऊपर चली गई और लंबाई ऊपर बढ़ी है तो ये 4 गुना हो गई। यानी कि अगर लंबाई में ज़्यादा बढ़ा दूँ तो इसका 2 गुना कर दूँ तो उसका प्रतिरोध जो है वो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सीधा शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर मैं लंबाई जितना बढ़ा रहा हूँ उसका वर्ग करने पर उतना प्रतिरोध हो जाएगा। लंबाई 2 गुनी कर रहा हूँ तो उसका वर्ग कितना हो गया 4, तो 4 गुना उसका प्रतिरोध हो जाएगा। और ये तो पहला टाइप होगा। दूसरा टाइप में अगर मैं उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ा दूं, 2 गुना कर दूं, तो 2 गुना कर दूंगा तो उसका वर्ग कितना हो गया 4, लेकिन अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो कितना नीचे होता है, इधर लंबाई होती है, इधर प्रतिरोध, इधर वो रो होती है, तो इसका ये अपोन में हो जाएगी। यानी कि ये प्रतिरोध जो है 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं इसकी त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दूं तो त्रिज्या जो होती है वो पाई आर स्क्वायर होती है। तो इसका भी अपन ने 2 गुना किया था, ये पूरा ये a के बराबर था ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर। तो ये जो इसका करेंगे अपन 4 घात करेंगे, 2 का घात करेंगे 4, तो 4 1/16 गुना हो जाएगा उसका प्रतिरोध। तो ये हम इस तरह करेंगे। अब ये अनुप्रस्थ जो हमारा प्रतिरोध था उसे हमने ओम में नापा था, इसे ओम मीटर में, लंबाई मीटर में रहेगी, और ये एम्पियर में, सॉरी ये हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो ये हमने देखा था। अब देखते हैं चालकता। चालकता जो है ये होती है उल्टी होती है किसकी, प्रतिरोध की। तो चालकता ये जो है चालकता जो है उल्टी होती है प्रतिरोध की। तो चालकता अगर मैं जी मानूं तो ये होगा 1/r, यानी प्रतिरोध का उल्टा। और इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। चालकता का वो हो जाएगी ओम इनवर्स इकाई, जिसको हम कह सकते हैं म्यू या साइमन्स बोल सकते हैं। प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी, प्रतिरोध ज़्यादा तो चालकता कम होगी बुरे चालकों में। और कुचालक में प्रतिरोध अनंत होता है तो चालकता शून्य हो जाती है। प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज़्यादा होगी, ये क्योंकि ये व्युत्क्रमण अनुपात हुए एक दूसरे के। अब देखते हैं विशिष्ट चालकता यानी कंडक्टिविटी। ये जो है ये उल्टी होती है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध के। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध अगर मैं इसको सिग्मा मान लूँ इसकी विशिष्ट चालकता को, तो ये बराबर हो जाएगा 1/ρ विशिष्ट प्रतिरोध का जो था अपना ओम मीटर, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर। ओम इनवर्स को हम कह सकते हैं म्यू और ये मीटर, तो और म्यू को हम कह सकते हैं साइमन्स, तो साइमन्स मीटर इसका हमारा मात्रक हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध जब ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी, और जब विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो विशिष्ट चालकता ज़्यादा हो जाएगी। प्रतिरोध पर अब देखते हैं प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यदि ये तार जो है वो चालक है तो उसमें तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तथा चालकता कम होगी, और अगर अर्धचालक है उसमें तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा और चालकता ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चालक है तो तापमान बढ़ाया, प्रतिरोध बढ़ा और चालकता कम हुई। अर्धचालक है, तापमान बढ़ाया, प्रतिरोध घटा और चालकता बढ़ी। देखते हैं 0 केल्विन, जो कि 0 केल्विन इससे नीचे के तापमान हम नहीं कर सकते। 0 केल्विन वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अर्धचालक कुचालकों की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि इसमें जो है जब हम तापमान बहुत कम हो जाएगा अर्धचालक का तो इसमें ये प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाएगा तो चालकता सबसे कम हो जाएगी। तो इस पर ये काम करेगा। और 0 केल्विन के तापमान पर अर्धचालक की चालकता भी शून्य हो जाती है, वो कुचालक बन जाता है पूरा। लेकिन अत्यधिक कम तापमान पर चालक जो है, जो एक चालक है वो अति चालक यानी सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा, जिसमें सबसे बेहतर तरीके से सबसे तेज धारा व्यवहार हुई। क्योंकि अगर मैं इसके चालक के अगर तापमान कम कर दूं, सबसे कम कर दूं, तो इसका प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम प्रतिरोध चालकता इसकी उच्च हो जाएगी। तो ये इस तरह है। अब देखिए 4.2 केल्विन या -268.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पारा जो है वो एक अतिचालक सुपर कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। अतिचालक सुपर कंडक्टर। अतिचालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करता हो, मतलब जिसमें
प्रतिरोध शून्य के बराबर हो, लगभग 0 ओम के बराबर प्रतिरोध हो, वो अति चालक है, जिसमें जो हमारी धारा हो सबसे अच्छे तरीके से बह सके। और ये जो है, देखिए अब पढ़ते हैं हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में इस तरह जोड़ते हैं कि उनकी लंबाई बढ़ जाए। इसमें ये होता है कि जब प्रतिरोध में जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये दोनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे तो जो टोटल प्रतिरोध आएगा इन दोनों का जोड़ आएगा। अगर ये 5, 10 और 5 है तो 15 इनका आ जाएगा। और एक आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में दो प्रतिरोध वाले तारों को समांतर श्रेणी में लगा दिया जाता है। तो इसमें जो प्रतिरोध बनता है वो अगर टोटल निकाले तो जो इनमें से सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम आता है। तो इन्हें जोड़ते हैं तो 1/r बराबर होगा 1/r प्लस 1/2। तो ये होता है हमारा किसमें, प्रतिरोध में। लेकिन अगर संघानित्र आ जाए, संघानित्र, तो इसमें उल्टा होता है। संघानित्र में अगर C, जिसमें हम स्टोर करते हैं पावर को, तो उसमें ये होता है, उसमें ये हो, इसमें ये उल्टा हो जाएगा। 1/C बराबर होगा यहाँ पे श्रेणी क्रम में 1 + 1 C1 + C2 1/, ये इस तरह का सूत्र यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह का इधर यहाँ पे आ जाएगा, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये पहला ये दूसरा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, इससे निकालेंगे तो ये सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम हमारा प्रतिरोध आएगा टोटल। तो जब प्रतिरोध कम करना हो तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और प्रतिरोध ज़्यादा करना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जो धारा है वो एक सी बहती है, लेकिन इनके वोल्टेज जो है वो अलग, हर प्रतिरोध पर अलग अलग वोल्टेज रहेगा। लेकिन जो समांतर क्रम में इनमें धारा जो है इसमें अलग बहेगी, इसमें अलग बहेगी, और सबसे ज़्यादा धारा वहाँ बहेगी जिसका प्रतिरोध कम होगा। इसका प्रतिरोध कम है तो यहाँ धारा ज़्यादा बहेगी, जहाँ पर इसका प्रतिरोध ज़्यादा इसमें धारा कम जाएगी। लेकिन इसमें जो वोल्टेज है वो समान रहेगा। तो ये हमने देख लिया। अब जैसे मेरे पास 10 प्रतिरोध का कोई तार है और उसे मैं 2 बराबर भागों में तोड़ दूं तो एक का प्रतिरोध 5 होगा, 2 भागों में बराबर तोड़ दिया, एक का प्रतिरोध 5 बढ़ जाएगा। और 2 5-5 वाले प्रतिरोध के तारों को मैं जोड़ दूं तो उनका प्रतिरोध 10 हो जाएगा, वो इस तरह जुड़ जाएगा। तो ये रहता है। लेकिन समांतर क्रम में जोड़ने पर वो जो अगर 5-5 का समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो 5 से भी कम का आएगा प्रतिरोध पर टोटल। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ऐसा होता है। ये पहला दूसरा, ये टोटल प्रतिरोध हो गया हमारा ये, और ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध। अब दो तारों का प्रतिरोध 2 और 3 है, इन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 2 और 3 5 ओम हो जाएगा। 2 तारों का प्रतिरोध 2 और 3 है तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे छोटा जो है वो 2 है, तो इससे भी कम आएगा। तो इसे हम इस तरह से जोड़ के देखेंगे तो ये देखिए 1.2 ओम आ रहा है। अब ये हमने देखा था, इसमें बैटरी लगाई थी तो वोल्टेज में धारा जो है इसमें समान एक सी रहती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहता है। श्रेणी क्रम में इसमें धारा अलग अलग हो जाती है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों तारों में धारा एक समान प्रभावित होगी, लेकिन उनमें तारों पे के सिरों पर वोल्टेज जो है वो अलग अलग होगा, लेकिन दोनों तारों के सिरों पर वोल्टेज अलग अलग होगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर दोनों तारों में धारा अलग अलग प्रभावित होगी लेकिन सिरों पर वोल्टेज जो है वो समान होगा। समांतर क्रम में जिस तार में प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। खंभों से घरों तक पहुंचने में श्रेणी क्रम में लाइट आती है, लेकिन घरों में हम उसे समांतर क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में कम वोल्ट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है, जबकि समांतर क्रम में ज़्यादा वोल्ट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक तार जिसका प्रतिरोध R है, इसे n बराबर हिस्सों में काट कर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तब इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो जो अगर ये एक पूरा R है तार है, मैंने इसे n बराबर भागों में तोड़ लिया, तो n बराबर भागों में तोड़ लिया तो इनका जो प्रतिरोध भी है वो R/n में कट जाएगा, यानी R/n का इसका इतना प्रतिरोध, R इसका इतना प्रतिरोध, इसका R का इतना प्रतिरोध। जैसे मैंने 2 में तोड़ा था तो जैसे मेरे पास 10 है, 10 ओम का पूरा प्रतिरोध का तार है, मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 10 की पे 2 और 10 पे 2 भागों में टूट गया तो ये 5 और 5 में टूट जाएगा। इसी तरह ये तो मतलब अब हम समांतर क्रम में जोड़ रहा हूँ तो R/n से वैल्यू कम ही आएगी, तो वो होगी R और n का स्क्वायर। तो ये इस तरह इसका ये आंसर हो जाएगा।
एक तार जिसका प्रतिरोध R है इसे n बराबर 100 में काट कर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। पहले भी R था, इसे काट के फिर से जोड़ दिया तब वही R प्रतिरोध बन जाएगा, जुड़ जाएगा। ओम का नियम, ओम का नियम ये कहता है कि अगर मेरे पास एक प्रतिरोध है, धारा है और वोल्ट है तो इनके बीच में जो संबंध है वो होता है वोल्ट, जो वो हमारी वोल्टेज बराबर होता है I इंटू R। तो ये मतलब V जो बराबर हो गई I की, यानी कि ये समानुपाती हो गई। अगर मैं धारा वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो धारा बढ़ जाएगी और धारा बढ़ा दूंगा वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। लेकिन एक कब काम करेगा, जब जो पदार्थों जैसे चालकों पर निर्भर जो जो चालक तार हैं उन पर ये काम करेगा। और दूसरा, इनके लिए तापमान और तार की लंबाई और मोटाई ये क्या नियत होना चाहिए। तो तब जब ये तीनों नियत होंगे तब, और एक चालक तार होगा तभी ओम का नियम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो V इक्वल टू I R किसका, ओम का नियम है। वोल्टेज बराबर होता है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। तो ये हमने देखा। क्वेश्चन ये है कि दो समांतर क्रम में दो तारों को जोड़ा जाता है और यदि दोनों का प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम हो और 16 की बैटरी लगी हो, 16 वोल्ट की बैटरी लगी, तो दोनों तारों में धारा का मान बताओ। अब देखिए, क्योंकि ये समांतर क्रम में दो जोड़ा है और जहाँ पर सबसे कम प्रतिरोध है धारा यहाँ पे ज़्यादा जाएगी और यहाँ पे कम जाएगी। तो 16 में जोड़ा है, यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएगी, कम प्रतिरोध पे ज़्यादा जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा प्रतिरोध पे कम जाएगी धारा और यहाँ से ये लौटेगी फिर। तो इसे हम V इक्वल टू I R से निकाल सकते हैं। V हमारे पास कितना है, वोल्टेज 16 है और यहाँ पे 4 हमारा प्रतिरोध है और यहाँ पे I1 हमने धारा मान ली। ठीक इसी तरह हमने यहाँ पे मानेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। इसके बाद इससे I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 एम्पियर। देखिए I1, यहाँ पे धारा जा रही है 4 एम्पियर और यहाँ पे धारा जा रही है 8 एम्पियर यहाँ पे। तो यहाँ पे धारा ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये प्रतिरोध कम है और यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा है तो यहाँ पे धारा कम जाती है, हमने देखा था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ से अपने 20 वोल्टेज की बैटरी जुड़ी है, 20 वोल्टेज यहाँ से धारा जा रही है, यहाँ से दो तार श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसका 4 है, इसका 2 है और यहाँ से ये फिर धारा निकल के यहाँ से गई है, यहाँ से लौटी। तो अगर इन दोनों के प्रतिरोध का मैं टोटल प्रतिरोध निकाल लेता हूँ पहले, तो मैं इसका टोटल प्रतिरोध निकालूंगा इस तरीके से। तो ये आएगा 4/3। तो ये इस तरह से बन जाएगा 4/3। और ये अब मैं इससे अब मेरे लिए श्रेणी क्रम में काम कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में काम कर रहे हैं तो इसका टोटल, इस पूरे का टोटल प्रतिरोध मेरे पास आ जाएगा इतना। जोड़ दिया मैंने इसको और इसको, तो ये आ गया। अब मेरे पास टोटल प्रतिरोध आ गया, मेरे पास वोल्टेज है और मेरे को धारा का मान पता करना है। तो V इक्वल टू I R से मैं निकालूंगा तो धारा मेरे पास इतनी एम्पियर आ जाएगी। अब मैंने धारा निकाल ली है और ये अब मुझे इसमें धारा दूसरी निकालनी है। तो ये कैसे निकालूंगा, इसे निकालने के लिए मेरे पास धारा पूरी आ गई। अब इसमें मुझे दूसरी धारा निकालनी है तो उस धारा को मैं ऊपर उसका जो प्रतिरोध है वो ऊपर लिखूंगा और दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दूंगा, उससे भाग दे दूंगा। तो यानी उस दोनों का दूसरा भाग मुझे निकालना है। तो इसका ये उसी रेशियो में निकलेगा। तो ये मेरा टोटल करके टोटल में बांट के उसका दूसरा जितना प्रतिरोध बन रहा उसका रेशियो मुझे निकालना है, तो वो निकालूंगा। तो ये मेरा धारा बना जाएगी, धारा बन आ गई। अब धारा बन आ गई मेरे पास, धारा बन के बाद जितनी बची है उसमें से घटा दूंगा तो धारा दूसरी आ जाएगी। इस तरह हम निकाल सकते हैं। ये जो निकाली थी मैंने, ये जो इसका चाहिए थी तो इसके हिसाब से निकालूंगा। तो इसके हिसाब से निकालूंगा और टोटल ये रखूंगा तो ये वाली धारा आ जाएगी। और अगर उसके हिसाब से निकालता तो ये वाली, तो उसके हिसाब से अगर मैं निकालूं मैं उसके हिसाब से निकाल सकता था, फिर मुझे ये वाली रखनी पड़ती। ये वाली रख के और इसका टोटल से भाग दूंगा तो ये वाली धारा आएगी और ये वाली रख के इसके टोटल से भाग दूंगा तो ये वाली धारा आ जाती है। तो अगर टोटल धारा में दूंगा तो ये इस तरह से कर सकते हैं हम, या हम इसको इसके अलग अलग रेशियो में बांट सकते हैं क्योंकि ये इसी तरह रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रेशियो इस साइड आएगा, ये वाले इस अगर ये जो है मेरा प्रतिरोध यहाँ पे 1:2 में है तो 2:1 में जो धारा जाएगी तो उस रेशियो में मैं बांट सकता था। अगर मेरे पास टोटल जो कितनी है, मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए और 3 में से 2 चाहिए, तो 3 में से 2 चाहिए, मेरे पास टोटल आई थी 30 और 10, इसमें से मुझे 3 में से 2 चाहिए तो ये तब भी मेरी 20/11 आ जाती। तो उस रेशियो के हिसाब से भी हम इसको बांट सकते थे। अब देखते हैं फ्यूज तार।
फ्यूज तार वो होता है जब हम घर में लगाते हैं कि जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो दूसरी जो कंपोनेंट हमारा वो ख़त्म ना हो, वो फ्यूज तार जो है वो मिट जाए और उससे बाकी चीज़ें बच जाए। तो फ्यूज तार का गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए ताकि वो जल्दी गल जाए और उसका प्रतिरोध यानी उच्च होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध होगा तो ज़्यादा तपेगा और तब कारण वो जल्दी गल जाएगा। फ्यूज तार जो है वो शीशा और टिन का बना होता है, जिसमें टिन जो है 67% होता है और शीशा जो है 33% होता है। फ्यूज तार यह जीवन तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो भी हम जिस तार में अपनी धारा जा रही है उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, अगर धारा आएगी तो ये टूट जाता है। अब हीटर तार से जिसमें हम खाना वाना बनाते हैं तो उसका गलनांक भी उच्च होना चाहिए क्योंकि वो जल्दी गले नहीं। उसका प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट देगा वो। तो ये जो है वो नाइकोन का बना होता है और वो नाइकोन जो है वो निकेल और कोबाल्ट की बनी होती है। अब देखते हैं विद्युत बल्ब, जो हमारा बल्ब होता है तो ठीक उसमें भी ये हीटर तार की तरह है। इसका गलनांक भी उच्च होना चाहिए क्योंकि ये गल ना जाए पूरा, क्योंकि हमें इसे देर तक जलाना है। और प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा रोशनी देगा। और ये जो बनता है वो टंगस्टन तार का बनता है। जब बल्ब पूरी तरह से जलता है तो उसके अंदर का तापमान जो है 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका गलनांक जो है 30,000 डिग्री सेल्सियस 3000 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्तान का, इसलिए हम टंगस्तान तार का वो बनाते हैं बल्ब। अब देखते हैं अमीटर। अमीटर जो है वो यूज करते हैं विद्युत धारा को मापने में। जो अपनी धारा जो करंट बहता है उसे हम नापते हैं, जो आई उसे नापते हैं अमीटर से। यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर जो होता है वो उसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम। उसके बाद जिस अमीटर का प्रतिरोध जितना निम्न होगा वह उतना ही अच्छा अमीटर होगा, जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा वह अमीटर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और आदर्श अमीटर के लिए जिस अमीटर का प्रतिरोध 0 के बराबर हो, आइडियल अमीटर। जितने वोल्टमीटर यूज होता है वोल्टेज नापने के लिए हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिस वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना उच्च होगा वह उतना ही अच्छा वोल्टमीटर होगा, और जबकि अमीटर में प्रतिरोध कम होना चाहिए था। तो आइडियल वोल्टमीटर की जिसका वोल्टमीटर सर्वोच्च हो, जिसका वोल्ट का प्रतिरोध जो है वो अनंत हो, वह होगा। और एक दृष्टकारी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है दृष्टकारी, ये जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी जो होता है अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जो हमें ट्रांसफार्मर से मिलती है, और डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से मिलता है। और भारत में जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, क्योंकि यूएसए में 60 हर्ट्ज तक का यूज करते हैं। और डीसी की जो आवृत्ति है वो 0 होती है। इन्वर्टर, इसका यूज हम डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो हम दो तरीके से पढ़ेंगे इसको, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर वो होता है ये जो छोटे से बीक जो धारा है वो उसको बता देता है, बीक से बीक धारा को बता देता है, वो हमारा वो गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि अमीटर के लिए हमें निम्न प्रतिरोध चाहिए उसमें, तो हम उसमें निम्न प्रतिरोध का तार लगाएंगे। लेकिन अमीटर को जोड़ते हैं हम श्रेणी क्रम में, तो इससे समांतर क्रम में हम इसमें तार लगाएंगे और फिर इसमें समांतर क्रम में जोड़ देंगे, वो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे हम। तो ये हमारी, और जो तार लगेगा वो संट तार होगा, उसका नाम होगा संट तार लगेगा, जिससे सबसे कम प्रतिरोध होता है, जिससे लिए हमें अमीटर की तरह काम करेगा। गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में बदल सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए तो हमें इसमें ज़्यादा प्रतिरोध का तार लगाना, तो इसमें उच्च प्रतिरोध का तार लगाएंगे। लेकिन हम जो वोल्टमीटर है उसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो इसमें लगाएंगे हम श्रेणी क्रम में इसको तार लगाएंगे, उसके बाद इसे हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा के संयोजन वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है। देखिए अमीटर के पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम उसके तार की लंबाई दोगुनी कर दें। तो अमीटर ये V = IR जो हमारा ओम का नियम है, उससे हमें इसमें अमीटर में क्या नापते हैं, धारा हमारी ये इससे ये निकल जाएगा I = V = R। तो इसमें क्योंकि मैं लंबाई दोगुनी करूँगा तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, प्रतिरोध भी इसमें दोगुना हो जाएगा। तो ये इसमें तो ये जो है अमीटर की रीडिंग कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखते हैं हम ट्रांसफार्मर ये दो तरह के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई यानी स्टेप अप और अपचाई यानी स्टेप डाउन। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में या स्टेप अप में वोल्टेज ज़्यादा होता है और धारा यानी करंट कम, और अपचाई ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज कम करते हैं, धारा ज़्यादा देते हैं स्टेप डाउन में। तो स्टेप अप ऊंचाई में धारा ज़्यादा है, वो वोल्टेज ज़्यादा, और अपचाई में वोल्टेज कम। तो ये देख लेते हैं हम। स्टेप अप वोल्टेज को जितना गुना बढ़ाते हैं
स्टेप अप में धारा उतनी ही गुना कम हो जाती है। जितना धारा बढ़ाएंगे उतनी धारा कम हो जाएगी। वो स्टेप डाउन में जितना वोल्टेज को गुना कम करते उतनी धारा बढ़ जाती है, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में जो दो कुंडली के तार होते हैं, एक प्राइमरी कुंडली एक द्वितीय कुंडली। तो जितनी धारा हम जितना पावर हम इसको देते हैं उतनी ही पावर ये हमें वापस देता है। तो इस हिसाब से तो जितनी पावर इसको देंगे उतनी पावर ये हमें वापस देगा। तो इस हिसाब से जो पावर की जो सूत्र हो गया पावर इक्वल टू वी इक्वल टू आई। तो वी जो है हमारे पास वोल्टेज और धारा के जो गुणनफल है वो पावर के बराबर होता है। तो ये हमने जितनी पावर देंगे उतनी पावर हमें वापस। अगर मैंने इसको 200 वोल्ट दिया और कितने 10 एम्पियर धारा पे, तो ये इसके पास टोटल जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 2000 वोल्ट। तो ये हो जाएगी 2000। अब अगर मैंने इसका क्या वोल्टेज बढ़ा दिया मैंने इसका वोल्टेज कर दिया तो अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया और वो कर दिया मैंने कितना 1000 5 गुना कर दिया, तो 5 गुना जो उसकी जो धारा थी वो भी 5 गुना कम हो जाएगी, 10 से 2 हो जाएगी। तो इस तरह ये इस पर काम करता है। तो V1 और I1 जो है वो बराबर होगा V2 भी, क्योंकि जितनी हम इसको धारा पावर देते हैं उतनी पावर ही हमें वापस करता है। ट्रांसफार्मर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत तथा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और अन्योन प्रेरण जो मैच्योरेट इंडक्टर होता है इन पर काम करता है। और इसमें देखिए कुछ रूल होते हैं। पी है हमारे पास शक्ति पावर, V इंटू आई वोल्टेज इंटू धारा, और ये एक हमारे पास सूत्र V इक्वल टू आई आर जो वोल्टेज बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध, ये हमारा ओम का नियम है। तो इससे हमारे पास कुछ और सूत्र बन जाते हैं। जो पावर होगी वो पावर होगी आई स्क्वायर और आर के, या पावर हो सकती है V स्क्वायर अपॉन आर के। तो ये हमें याद रखना चाहिए। तार में उत्पन्न ऊष्मा, जब तार में हम धारा बहती है तो उससे तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो वो तभी होगी जो धारा है वो जो पावर है वो कितने टाइम के लिए बह रही है। तो यानी जो हीट है वो पावर कितने टाइम के लिए बह रही है, तो वो पावर इंटू टाइम हो जाएगी। तो पावर के लिए इसमें पावर की जगह हम आई स्क्वायर इंटू आर रख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर रख सकते हैं, या V इंटू आई इंटू V रख सकते हैं। तो ये तीनों इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। अब देखते हैं प्रमुख चिन्ह। तो प्रतिरोध का चिन्ह हमारा इस तरीके का होता है, और ये हो गया हमारा बैटरी का चिन्ह, और ये हो गया हमारे पास सेल का चिन्ह, और ये हो गया धारा नियंत्रक का चिन्ह, और ये हो गया हमारा समांतर प्लेट संघानित्र का चिन्ह हो गया। अब देखते हैं संघानित्र जो उसका मात्रक होता है फैराड। श्रेणी क्रम में हम इस तरह जोड़ते हैं, समांतर क्रम में इस तरह जोड़ते हैं। संघानित्र जिसमें हम पावर को स्टोर करते हैं, तो जिसमें जो उसमें हमने पहले बताया था इसमें उल्टा हो जाता है। जिसमें जो हमारा प्रतिरोध था उसमें हम डायरेक्ट जोड़ देते थे, इसमें व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे और इसमें डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो ये इस तरह हो जाता है। अब देखिए जो AC जो है AC करंट, जैसा अगर मैं एक ही सेम टेम्परेचर पर सेम वोल्टेज पर बात करूं तो AC करंट ज़्यादा घातक होता है DC करंट से, क्योंकि AC करंट का जो अपन जो निकालते हैं, जो अगर मैं DC की बात करूँ तो DC अगर 220 वोल्ट है यहाँ पे तो वो हर जगह 220 वोल्ट है, लेकिन AC जो है वो यहाँ से हर जगह 220 वोल्ट नहीं है, यहाँ से ये 220 से ज़्यादा भी हो जाती है, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा, तो इसकी एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है। तो ये इसमें क्या वोल्टेज जो बदलती रहती है, और इसमें जो फिक्स रहती है DC में। तो ये जो है जो उच्चतम मान जो है वो V0, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे V0 उच्चतर मान है, तो AC वोल्टेज का पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से होगा कि V RMS जो है RMS में नापते हैं वो V0 और √2 के अपॉन में √2 के बराबर वर्ध, ये जो है वर्ध माध्य मूल्य मान, रूट मीन्स स्क्वायर। तो इस तरह ये हो जाएगा। यानी कि ये देखिए ये धारा 220 की थी, लेकिन वो उसका एवरेज मान था, ये उसका उच्चतर मान 311 तक पहुंच गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 220 तो यहाँ पे ये इसका स्कैन 2 होगा तो ये 311 तक भी पहुंच जाता है। 220 की AC को छूने पर वह 311 तक का झटका दे सकती है। इसी तरह DC में 220 है तो हमसे 220 ही होगा, तो यहाँ पे जो RMS होगा तो यहाँ पे 220 ही होगा यहाँ पे उच्चतर मान। और AC समान वोल्टेज की AC व DC में AC ज़्यादा वोल्ट का झटका देती है। अब देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम जो है वो कहता है कि जितनी धारा, किरचॉफ का नियम प्रथम नियम जो कहता है कि आवेश संरक्षण
कार्य करता है। अब इसका संरक्षण यानी किरचॉफ का नियम, धारा जो है वो नियत रहती है, जितनी एम्पीयर की धारा यहाँ से गई है उतनी धारा वहाँ से गई, यहाँ से 2 एम्पीयर की गई, यहाँ से 3 एम्पीयर की गई, तो यहाँ पर टोटल 5 एम्पीयर की धारा बाहर निकलेगी। ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टेज का नियत का बात करता है। तो प्रथम नियम धारा नियत रहती है, और दूसरा जो है वोल्टेज नियत रहता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, और ये लेंज भी जो है वो भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। समांतर प्लेट संघानित यानी जिसमें हम पावर को स्टोर करते हैं। तो जो प्लेट जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा हम वो स्टोर कर सकते हैं पावर, और जितनी दूरी कम होगी उतनी हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यानी ये जो है प्लेट की जो एरिया है उसके समानुपाती होता है, और जो उनके बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हम स्टोर कर पाएंगे, और दूरी कम होगी तो हम ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। अब देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षित या आकर्षित बल जो है वो उनके गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन जो दो आवेश हैं इनके बीच में जो प्रतिकर्षण आकर्षण जो बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने देख लिया।